नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे डायरिया के ट्रीटमेंट के बारे में और खासकर हम देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि ये जो डायरिया हुआ है, ये किस कारण से हुआ है। एक क्वेश्चन मैंने भेजा भी था, बहुत लोगों के ऐप में ये भेजा था। ये एक क्वेश्चन था कि एक 24-year-old कॉलेज स्टूडेंट्स प्रेजेंट विद 2 weeks ऑफ लूज स्टूल और जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो ग्रीसी, फाउल स्मेलिंग एंड फ्लोटिंग है। देखिए, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो इस कंडीशंस में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टूल है उसकी जो कंसिस्टेंसी क्या है, कितने दिनों से हो रहा है, सबसे कॉमन चीजें क्या होती हैं इंडिया में। तो हर चीज को जो है, मेनली तो हम सब लोग यही करते हैं और जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी होता जा रहा है इस प्रैक्टिस से। कुछ भी होता है, नॉरफ्लोक्सासिन और टेनिडाजोल, ये कॉम्बिनेशन एक दिन या 2 दिन के लिए लोग लेते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा। या O2 जो आता है और रिडाजोल और ओफ्लोक्सासिन का कॉम्बिनेशन, और ये बहुत गलत चीज किया जा रहा है क्योंकि इससे जो है रेसिस्टेंस होगा और कौन सा इंफेक्शन है आपको खुद पता नहीं है। सारा कवरेज एक दिन के लिए 2 दिन के लिए दे दिया, दोबारा अगर पेट का प्रॉब्लम होगा तो फिर ये दवा काम नहीं करेगा आपके शरीर में। तो ये आप ना करें। सबसे पहले ये देखिए कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन अगर डायरिया होता है तो कौन सा होता है। सबसे ज्यादा कॉमन अगर हम बात करें, खासकर जो बच्चों में होता है, और वो सबसे ज्यादा कॉमन है रोटा वायरस होता है। एक वायरल डिजीज के चलते होता है। और आपको मालूम है कि वायरल डिजीज में हम मेनली कोई दवा यूजुअली जो है एंटीवायरल ये सब देने की या एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बच्चों में सबसे ज्यादा ये होता है रोटा वायरस। सेकेंड नंबर पे अगर हम आते हैं, ओवरऑल की बात करते हैं, तो इस कंडीशंस में इंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई होता है, जिसको हम ट्रैवलर्स डायरिया कहते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में अमीबियासिस आ गया, और इंटामीबा जो है, इंटामीबा हिस्टोरिका जो है, ये भी आ सकता है। और जाइडियासिस आ गया फोर्थ अगर हम बात करें। और पांचवा जो है अगर हम बात करते हैं तो कोलेरा होता है, दैट इज विब्रियो कोलेरा से होता है। अब हमको यहीं पे ध्यान देना है और यही सोचना है कि स्टार्टिंग अगर हम रोटा वायरस से करते हैं, रोटा वायरस में कैसा कंसिस्टेंसी होता है। पानी की तरह जो है, एकदम जो है कंप्लीट पानी की तरह जो होगा, दैट इज वाटरी टाइप का होगा। और आपको देना भी है अगर दवा, तो ओनली गिव ओआरएस, और हो सके तो जिंक दीजिए। प्रोबायोटिक्स आप दे सकते हैं, बिफिलैक, विजिलैक, जितना इंटेरोजर्मिना जो भी आता है ये सब दिया जाता है। और इसमें यूजुअली बुखार नहीं होता है, लैट्रिन से ब्लड भी नहीं आता है, मैं बोल ही रहा हूं पानी के जैसा होता है। और वायरल है चूंकि, तो ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हार्डली 3 to 5 to 7 days इतने में ये ओवरऑल ये ठीक हो जाता है। यही कुछ सपोर्टिव में जो है मेजर्स, दैट इज ओआरएस, जिंक, प्रोबायोटिक्स, ये सब आप देंगे। सॉफ्ट डाइट जो है, जितना जो है सेमी सॉलिड डाइट जो है, इस तरह का आप देंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं इंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, जो कि ट्रैवलर्स डायरिया होता है। बहुत लोग जो है जैसे बाहर सफर कर रहे हैं और वहां कुछ अगर खाया, और खासकर फीको ओरल रूट से होता है, पानी की गंदगी से, खाने में अगर गंदगी है, तो इस कंडीशंस में जो है होता है। इसमें भी बहुत यूजुअली माइल्डर फॉर्म होता है। माइल्डर फॉर्म मतलब जो है इसमें भी पानी की तरह ही होगा स्टूल, बट इसमें एक चीज है कि बुखार आ भी सकता है क्योंकि ये मेनली बैक्टीरिया से हुआ है। और इस कंडीशंस में जो है बैक्टीरियल जो एंटीबैक्टीरियल, दैट इज सिप्रोफ्लोक्सासिन या एजिथ्रोमाइसिन, ये दिया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, आपको होता है ट्रैवलर्स डायरिया और आप खाते हैं उसमें मेट्रोनिडाजोल, तो ये गलत प्रैक्टिस है। अगर आप O2 भी खा रहे हैं और रिडाजोल और ओफ्लोक्सासिन या नॉरफ्लोक्स टीजेड, तो टीजेड का यहां जरूरत नहीं है। ये जो बैक्टीरिया है यहाँ टेनिडाजोल का जरूरत नहीं है इस बैक्टीरिया में, इंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, जो कि ट्रैवलर्स डायरिया करता है। और मेनली ये माइल्डर फॉर्म में होता है और मैक्सिमम 3 से 4 दिनों में ये भी जो है ठीक हो जाता है। इसमें एंटीबायोटिक्स दिया जाता है चूंकि बैक्टीरियल कॉज है। बात करते हैं इसके बाद जो कॉमन होता है, दो होता है, एक जाइडिया लैम्बिया और दूसरा होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब जाइडिया जो है बहुत कॉमनली आप देखेंगे, इसका स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत यूनिक होता है। अब इस पेशेंट्स का जो स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखेंगे,
ग्रीसी है, बहुत लोग बोलते हैं चिपचिपा है, ऑयली है, फाउल स्मेलिंग है, बहुत ज्यादा दुर्गंध हो रहा है, और फ्लोटिंग है, वो पानी में जो है फ्लोट करता है, ग्रीसी है, मतलब अच्छे से डाइजेशन नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये बहुत लोगों को होता है, और जिसको हम बोलते हैं जो कारण होता है, ये जाइडिया लैम्बिया से होता है। इस कंडीशंस में जो है बहुत बार जो है पेट में क्रैम्प्स भी होंगे, और फ्लैटुलेंस, फटीग जो है, वीकनेस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी बाहर का खाना पीना से ही होता है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि ये अगर काफी दिन तक रह गया तो फिर आपका एपेटाइट ये सब काफी कमता चला जाएगा, भूख नहीं लगेगा, और बार बार बहुत लोग बोलेंगे कि चिपका हुआ लैट्रिन होता है, बहुत ज्यादा दुर्गंध करता है। और ये जो केस होता है दैट इज जाइडिया लैम्बिया से। जाइडिया लैम्बिया क्या है कि एक मतलब प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअल पैरासाइट है। और प्रोटोजोअल पैरासाइट्स के लिए आपको मालूम है कि सबसे अच्छी जो दवा है प्रोटोजोआ के लिए दैट इज टिनिडाजोल या मेट्रोनिडाजोल। ये दोनों में से कोई एक जो है पर्टिकुलर डे तक दिया जाता है। टिनिडाजोल 2 ग्राम करके सिंगल डोज होता है, मेट्रोनिडाजोल का जो है 400 करके दिन में 3 बार करके 3 से 5 दिन दिया जाता है। तो ये जाइडिया लैम्बिया है। देखिए आप एक क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि 2 सप्ताह से लूज स्टूल हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक से आप पता कर लेंगे कि ग्रीसी है, फाउल स्मेलिंग है एंड फ्लोटिंग है, और एब्डोमिनल क्रैम्प आ रहा है, और बाहर में पानी पिया है ये झरना का। उसको एंटीबायोटिक दिया गया था सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबैक्टीरियल है, और आपको मालूम है कि जाइडिया लैम्बिया बैक्टीरिया नहीं होता है, ये एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है, और प्रोटोजोअल पैरासाइट आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन से नहीं मरेगा, तो सिम्टम्स रिलीफ नहीं होगा। तो इसको ये दिया गया था, फिर भी सिम्टम्स रिलीफ नहीं हुआ। तो बेटर है कि आप इसको अगर पहले आइडेंटिफाई कर ले, क्योंकि देखिए टेस्ट वेस्ट तो बहुत रेयरली कराने की जरूरत पड़ती है नॉर्मल, अगर ये सब जो अगर हल्का फुल्का डायरिया है तो उस कंडीशंस में आपको जो है देना भी है तो मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल जो है ये देना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो होता है दैट इज इंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो कि हम बोलते हैं अमीबियासिस। ये क्या होता है कि ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है। ये क्या करता है, इसमें स्टूल की जो कंसिस्टेंसी होगी, ये आपको स्टूल थोड़ा थोड़ा तो होगा, साथ में ब्लड लगा हुआ रहेगा, क्योंकि ये इन्वेड कर रहा है हमारे आंत जो होती है म्यूकोसा, उसको इन्वेड कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो ब्लड लगा हुआ रहेगा, और टेनिस्मस होगा। हमेशा लगेगा कि आप लैट्रिन जाएंगे, फिर आप जाएंगे आपको नहीं होगा या थोड़ा होगा, फिर थोड़ी देर बाद आएंगे, फिर आपको लगेगा फिर वही चीज की लगा हुआ है, फिर आप आएंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये टेनिस्मस हो रहा है, हल्का ब्लड आ गया, और दिस इज टिपिकल जो है अमीबियासिस बोलते हैं इसको। अमीबियासिस जो है ये भी अमीबा जो है एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है, और इसके लिए भी आपको दवा वही है टिनिडाजोल और खास मेट्रोनिडाजोल, दोनों में से कोई दिया जाएगा। ड्यूरेशन ये सब मैंने यहां दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए इलाज में जो है ये दो दो दवाइयां देंगी, और साथ में देखा जाता है कि चूंकि ये इन्वेसिव है, ब्लड में भी चला जाता है, तो ब्लड में गया, ब्लड बॉर्न भी हो जाता है, तो इसीलिए जो है इसको आप जितना भी फुल क्लियरेंस कीजिए। तो लुमिनल जो है अमीबिसाइड होता है और टिश्यू अमीबिसाइड होता है, ये दोनों आपको देना होगा। पहले तो आप मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल दे दीजिएगा, फिर उसके बाद लुमिनल जो अमीबोसाइड्स है दैट इज डिलॉक्सानाइड फुरोएट करके जो है ये दिया जाता है। तो ऐसा पेशेंट यूजुअली यही लेके आएगा कि पेट में दर्द, क्रैम्प, ब्लड जो है ब्लड लगा रहेगा लैट्रिन के साथ, हल्का हल्का होगा, उसको हमेशा टेनिस्मस का फीलिंग आएगा, भूख काफी कम जाएगा। एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है, अमीबियासिस जो हुआ है, इसी से मिलता जुलता और भी एक चीज हो सकता है ड्यू टू बैक्टीरिया, और वो है सिजेलोसिस या साल्मोनेलोसिस करके हो सकता है, या कंपाइलोबैक्टर से हो सकता है। बट वो इतना कॉमन नहीं है जितना अभी मैं 5 कॉमन की बात कर रहा हूं। सबसे पहला अगर रोटावायरस, इंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, अमीबियासिस, जाइडियासिस और कोलेरा। तो अमीबियासिस में याद रखिएगा इन्वेसिव होगा, बुखार भी हो सकता है, और ब्लड टेस्ट अगर कराने पे ये भी जो है पैरामीटर्स आप देखेंगे कुछ गड़बड़ भी मिल सकता है, तो उसमें ये इलाज होगा। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि जिस भी पेशेंट का
जिस भी पेशेंट का अगर अमीबियासिस है, मान लीजिए कि ब्लड आ रहा है और काफी ब्लड आया है, मतलब इन्वेड किया है, तो इन्वेड किया ब्लड आ रहा है, या अगर मैंने जो अभी बोला कि सीगेलोसिस है कि बहुत बार बैक्टीरिया के चलते भी जो है ब्लड आता है और टेनिसमस होता है, ऐसे केस में एंटी मोटिलिटी एजेंट कभी नहीं देना है आपको। कभी भी एंटी मोटिलिटी एजेंट्स, स्पेशली जो हम बोलते हैं लोपेरामाइड या जो डाइफेनॉक्सिलेट करके जो आता है, ये सब आपको नहीं देना है। लोमोटिल जो ये सब आता है, नेवर प्रिस्क्राइब दिस। टॉक्सिक मेगाकोलोन हो सकता है, बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जहां जहां किसी भी पेशेंट का अगर कंप्लेन है कि बहुत पेट में दर्द है, ब्लड से लैटरिंग आ रहा है या फीवर है मतलब जो है सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया है ब्लड में, नेवर गिव एंटी मोटिलिटी एजेंट्स, उसमें आप नहीं दीजिए। अगर आपको एंटी मोटिलिटी एजेंट्स देना ही है तो खासकर जो वाटरी डायरिया हो रहा है, वाटरी डायरिया इंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई में मगर माइल्ड वेराइटी का है तो वहां दिया जा सकता है। बहुत बार ड्रग इंड्यूस्ड होता है, आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं उसके बाद डायरिया होना शुरू हो गया, तो ड्रग इंड्यूस्ड है, वहां दिया जा सकता है। बट कभी भी ब्लड आ रहा है, इन्वेसिव का साइंस है, ल्यूकोसाइटोसिस है और फीवर है, ऐसे केस में आपको एंटी मोटिलिटी एजेंट नहीं देना है। और एक रेसिकैडोट्रिल होता है एंटी सेक्रेटरी एजेंट, तो ये भी उसी कंडीशंस में दीजिए, इन सब कंडीशंस में मत दीजिए। एंटी सेक्रेटरी एंटी मोटिलिटी एजेंट्स अवॉइड कीजिए ऐसे कंडीशन। अब ये क्या है कि इसका अगर फुल क्लियरेंस नहीं होगा, मैंने बोला कि लूमिनल अमीबिसाइड्स आपको देना पड़ेगा, डिलॉक्सानाइड फ्लूइड। फुल क्लियरेंस नहीं होगा तो अमीबिक लीवर एब्सेस कर सकता है लीवर में। अमीबिक लीवर एब्सेस बहुत कॉमन है, तो ये कर सकता है। अब हम आते हैं लास्ट, दैट इज विब्रियो कोलेरा। अब कोलेरा के केस में आप जानते हैं कि प्रॉब्लम ठीक है, इसमें भी ब्लड ये सब नहीं आता है, बट सीवियर डिहाइड्रेशन होता है बहुत जल्दी, और उसका हिस्ट्री रहेगा कि मल्टीपल लोग, सपोज कोई गांव में कोई भोज है या कहीं एक साथ खाना खाए हैं और सबको हुआ, तो ये मल्टीपल लोगों को इन्फेक्ट कर देता है और उस कंडीशंस में देखा जाएगा कि सीवियर जो है डिहाइड्रेशन होता है। तुरंत आपको जो है आईवी सलाइन और ये सब की जरूरत पड़ती है और इसका रिस्टोर करना पड़ता है आपको, वाटर जो है और हाइड्रेशन रिस्टोर करना पड़ता है। तो ये विब्रियो कोलेरा की बात हो गई। इसमें भी ब्लड यूजुअली नहीं आता है, कभी कभी इन्वेसिव होता है, बट आप याद रखेंगे कि मैक्सिमम जो है दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और कुछ बैक्टीरिया के चलते दैट इज कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी हो गया, सीगेलोसिस हो गया, साल्मोनेलोसिस हो गया, इन सब केसेस में इन्वेसिव इन्फेक्शन होता है और इन्वेसिव इन्वेड किया, ब्लड निकलेगा, फीवर आएगा, पेशेंट टॉक्सिक हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड होगा, टेनिसमस होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और फिर आपको मालूम है कि अगर ये बैक्टीरिया के चलते है तो एंटीबैक्टीरियल प्रेस्क्राइब किया जाएगा, और अगर ये आपको मालूम है कि अमीबा के चलते है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो फिर इस कंडीशंस में आपको मेट्रोनिडाजोल और साथ में या आपको जो है टेनिडाजोल जो है ये दिया। एक ऐसा ही कंडीशन होता है जिसमें डायरिया जो है बहुत कॉमनली देखा जाता है, अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए थे या कोई आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लिया था, एमोक्सिसिलिन, क्लेवोलेनिक एसिड, किसी भी चीज के लिए, दांत के इन्फेक्शन के लिए या घाव फोड़ा फुंसी के लिए लिया था, और आप देख रहे हैं कि लेने के बाद जो है 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जो है अगर आप देख रहे हैं कि डायरिया अगर हो रहा है, तो वो डायरिया जो होता है इसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया में भी देखा जाता है कि ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट्स जो है काफी आपको ज्यादा मिलेंगे ब्लड टेस्ट कराएंगे तो, और वो किसी चीज से कम ही नहीं होगा, आप कुछ भी देते रहेंगे कम ही नहीं होगा। उसका ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो कैप्सूल जो है वैंकोमाइसिन होता है, 250 मिलीग्राम का दिन में 2 बार करके ऐसे दिया जाता है। तो ये होता है, बहुत लोगों में आप देखे होंगे कि आईसीयू से लौट के आए या हॉस्पिटल से लौट के आए और उनका डायरिया शुरू हो गया, क्योंकि एंटीबायोटिक जो चला है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, उनके गट का जो फ्लोरा है, जो अच्छे बैक्टीरिया, ये सब जो बैक्टीरिया का जो बैलेंस है ना, वो कंप्लीटली बिगड़ गया है, और वो इम्बैलेंस के चलते ही जो है ये डायरिया हुआ है। इस कंडीशंस में आपको वैंकोमाइसिन ये दिया जाता है कैप्सूल्स के फॉर्म में, और आप प्रोबायोटिक्स और अदर चीजें जो है ओआरएस, ये सब आप दे सकते हैं। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने जो है
डायग्नोस कर लिया या डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है आपका अच्छे से, पेशेंट को आपने अगर प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन बैक्टीरियल सोच के या प्रोटोजोअल सोच के और वो रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, सपोज ब्लड जो है लैट्रिन से आता जा रहा है या पेट में जो है काफी दर्द या क्रैम्प है या फीवर है या टॉक्सिक साइंस है, ऐसे पेशेंट्स मेनली जो है एडमिट कर देना ज्यादा बेहतर होता है। और हो सकता है कि इनको सिग्माइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी ये सब की जरूरत हो, कहीं ऐसा ना हो कि इनको जो है आईबीडी हो, दैट इज इंफ्लामेटरी बॉवेल डिजीज, ये भी आपको रूल आउट करना होता है बहुत केसेस में। अगर नॉर्मली अगर ये रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो फिर इन चीजों को भी दिमाग में आपको रखना पड़ता है। अगर हम बात करें आईबीएस की, तो आईबीएस के केस में भी डायरिया होता है, बट आईबीएस का केस जो है पेशेंट क्रोनिक प्रेजेंट करेगा कि उसका वेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, भूख पे कोई असर नहीं पड़ेगा, स्टूल की कंसिस्टेंसी वो नॉर्मल बोलेगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। बस यही है कि उसका कहना रहेगा कि जब भी हम खाना खाते हैं या खाने के तुरंत बाद जो है हमको लैट्रिन जाना पड़ता है, ऐसा हिस्ट्री लेके आएगा, 3 बार या 4 बार जो है आपको जाना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में जो है आईबीएस वाला जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाला जो है ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बोला था कि एंटी मोटिलिटी भी दिया जा सकता है, एमिट्रिप्टिलिन भी दिया जा सकता है, तो और भी चीजें दी जा सकती है। तो ये एक अलग चीज हो गया कि पेशेंट खुद ही बोलेगा कि उसका बॉडी जो है यूज्ड टू हो गया है इस चीज से। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।